सो आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर 13 फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और एक्सपोजर। रिस्क और एक्सपोजर को जो है वो हम अगर हम रिस्क की डेफिनेशन रिकॉल करें, रिस्क को हमने डिफाइन किया था। रिस्क वाज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड रियल रिटर्न्स। सो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करने जाते हैं तो आप कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस जो है वो उससे अटैच करते हैं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे हैं, आपके नॉलेज की बेस पे है, आपके एनालिसिस की बेस पे है। आपकी फोरकास्ट भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके एक्सपेक्टेशंस बनाने में। इस वजह से वो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न था, लेकिन ऑब्वियसली जब हम उसको कंपेयर करते हैं रियल रिटर्न के साथ तो हमारे पास एक मैयर आता है जिसको हम रिस्क कहते हैं। सो जो इन दोनों में वेरिएशन है वो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट हो सकता है आपका। जनरली आप रिकॉल करें, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंसेस पढ़ी थी। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको हम रिस्क मैयर कहते हैं, बेसिक रिस्क मैयर जो है वो तो आपके पास आएगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका रिस्क पर है। और वो बेसिकली जो रियल और एक्सपेक्टेड में वेरिएशन है उसको जाहिर करता है। जब आप कंपेयर करते हैं इसको एक्सपोजर के साथ, तो एक्सपोजर जो है वो बेसिकली एक यूं समझ लें कि अमाउंट है। तो वो आपको रियल सेंस में बताता है कि आपने अगर 5 लाख लगाया है तो आपका जो 1 लाख है वो रिस्क पे है। सो ये उनमें बेसिक डिफरेंस है, बट देन दोनों ही रिस्क के मेजर्स हैं। सो आज के लेक्चर के जो है वो की ऑब्जेक्टिव्स ये बनेंगे आपके कि आपका रिस्क और एक्सपोजर डिफाइन होना है। फिर जो एक्सपोजर की टेक्निक है, क्योंकि रिस्क की तो हमने बात कर रखी है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर कर रहे हैं। एक्सपोजर का जो मेजर है वो वैल्यू एट रिस्क है। फिर एक्सपोजर की डिफरेंट टाइप्स हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है, इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है और ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है। इसको आगे चल के हम डिटेल में देखते हैं। सो स्टार्टिंग विद रिस्क। सो नॉर्मली तो हम रिस्क कहते हैं चांसेस ऑफ बैड अकरेंस लॉस। तो ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो है वो आपकी डेफिनेशन है। और जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इंजरी, डिसएडवांटेज और डिस्ट्रक्शन, ये वेबस्टर्स डिक्शनरी की आपकी डेफिनेशन हो जाती है। इसका ओरिजिन जो है वो दो बेसिकली बताए जाते हैं। एक तो अरेबिक है, दूसरा लैटिन है। लैटिन जो है वो रिसी कम है, अरेबिक रिस्क ही कहते हैं उसको। सो फाइनेंस में हम रिस्क और अनसर्टेनिटी में बेसिकली डिस्टिंग्विश करते हैं। अनसर्टेनिटी राइज होती है आपकी जब आपको फ्यूचर में जो आउटकम है या जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव आउटकम है उसका बिल्कुल ही अंदाजा ना हो, तो तब आप जो है उसको अनसर्टेनिटी की कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन रिस्क बेसिकली एक कैलकुलेटेड मेजर है, यानी आप अपने जो फ्यूचर आउटकम है उसको किसी ना किसी तरह से एस्टिमेट, फोरकास्ट या असेस किए बैठे होते हैं। दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। तो अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल ही अननोन फिनोमेना है, और रिस्क जो है वो नोन फिनोमेना है कि आपको पता है बिजनेस करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको रिस्क फेस करना पड़ता है। रिस्क इज मेजर्ड बाय डिस्पर्शन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हवाले से, उसी को एलैबोरेट करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। रिस्क is measured by the dispersion around the mean value of rate of returns, the cost of borrowing, the value of assets and liabilities. So इन सब से उसकी डिस्पर्शन हम जो है वो मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो रिकॉल करें हम जो सिग्मा था हमारा, जिसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन कह रहे थे, उसकी इक्वेशन जो है वो आपकी क्या थी, सम ऑफ
एक्स माइनस एक्स बार। सो एक्स बार क्या था आपका, एवरेज रिटर्न था, इसलिए उसने उसको मीन वैल्यू कहा है। और चूंकि जब हम इसको एग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं, यानी इसका n से या n-1 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, सो नॉर्मली n-1 से इसलिए कर रहे हैं हम कि नॉर्मली जो हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हवाले से और इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जब हम इसको देखते हैं तो सैंपल हमारा स्मॉल होता है, सो इस वजह से हम n-1 रखते हैं। लेकिन अगर आप एम्पिरिकल साइड पे देखें, प्रैक्टिकल साइड पे, तो आपका सैंपल बहुत लार्ज हो सकता है, 30 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन तो होती हैं। जो एम्पिरिकल वैलिडिटी बनाने के लिए आपका जो सैंपल है वो खास तौर पे करंट कंप्यूटेशनल पावर के साथ, तो कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी फाइनेंस में लाखों की तादाद में ऑब्जर्वेशंस हो तब भी वो कहते हैं इनसफिशिएंट है। तो इस वजह से आप उसको n से डिवाइड करोगे उस वक्त, लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो सैंपल स्मॉल रख के प्रैक्टिस करते हैं हम, तो हम इस वजह से n-1 से उसे डिवाइड करते हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन बताना ज़रूरी था। लेकिन मसला ये है कि जब हम x माइनस एक्स बार को उसके नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तकरीबन 0 आता है। सो इस स्टैटिस्टिकल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि आपकी जो x बार जो एवरेज थी उससे जो वेरिएशन है, यानी ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है आपको, ये वाला जो x माइनस एक्स बार का डिफरेंस है, यही 0 हो जाता है। तो जब यही 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है आप तो ये कह रहे हैं कि रिस्क है ही कोई नहीं, यानी सिग्मा जो है वो आपका वो 0 है। या आंसर आ भी रहा होगा तो 0.000 समथिंग, तो वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो जाता है। सो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए स्टैटिशियंस ने हमारी मदद ये की, उन्होंने कहा कि आप इसको पहले करें स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लें और फिर उसका सम करें और उसको n-1 पे डिवाइड करने के बाद आप इसका स्क्वायर रूट लें तो आपका सिग्मा आ जाता है। तो ये जो सिग्मा है ये आपका रिस्क मेजर है और ये डिस्पर्शन बता रहा है बेसिकली अराउंड द मीन। ठीक, वो रेट ऑफ रिटर्न की भी हो सकती है, यानी ये जो x है ये रिटर्न्स हो सकते हैं और ये x बार रिटर्न्स की एवरेज हो सकती है, वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो सकती है। ठीक, तो ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है और एवरेज जो आपका रिटर्न है उसके साथ भी उसका जो है वो मैच किया जा सकता है। इसी तरह वैल्यू ऑफ एसेट्स का भी हो सकता है और लायबिलिटीज का भी हो सकता है। एनी क्वेरी टिल नाउ प्लीज? ओके, वी मूव फॉरवर्ड। सो फॉरेक्स में रिस्क, यानी फॉरेन एक्सचेंज में रिस्क हमें कैसे फेस करता है? ऑब्वियसली इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर स्पॉट एक्सचेंज रेट। सो आज का जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है वो कल क्या होगा, वी डोंट नो। सो प्राइसेस में कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशंस होती हैं। इसी तरह से करेंसीज की जो वैल्यूज हैं उनमें भी फ्लक्चुएशंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो उन फ्लक्चुएशंस की वजह से ऑब्वियसली आपको रिस्क फेस करना पड़ता है। It also refers to the variability of domestic current value of certain items resulting from the variability of exchange rate. So अब ये certain items पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं ना। So आप की जो रिलायंस है इंपोर्ट पे वो बहुत ज़्यादा है, so इस वजह से आपके यहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो उनकी प्राइसेस इफेक्ट होती हैं अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट वो फ्लक्चुएट होता है। इस वजह से जो रिस्क है आपको बहुत सारी चीज़ों में फेस करना पड़ता है। सिर्फ आपको एक्सचेंज रेट में चेंजेस आने से आपको रिस्क नहीं फेस करना पड़ता, आपको उसकी वजह से जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस भी जो है वो फ्लक्चुएट होती है।
फिर रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट था, रिटर्न बेसिकली आप रिकॉल करें, हम कहते थे एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू। सो अगर आप इस इक्वेशन में इसको सॉल्व कर लें तो ये बेसिकली वी टी प्लस वन माइनस वी टी डिवाइडेड बाय वी टी हो जाएगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी टी प्लस वन डिवाइडेड बाय वी टी माइनस वन। ठीक, तो ये आपका रिटर्न आ जाता है। इसको हम चेंज इन वैल्यू भी कह रहे हैं, वी डॉट वी डॉट जो है वो बेसिक रेट ऑफ चेंज है। वी डॉट बेसिकली परसेंटेज चेंज इन वैल्यू है ना। सो ये जो परसेंटेज चेंज इन वैल्यू है वो बेसिकली रिटर्न ही कहलाता है। तो उसको हम फॉर्मूला सेम है, लेकिन हम इसको वी डॉट इसलिए कह रहे हैं कि ये रेट ऑफ चेंज है इन वैल्यू। अब वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो वो एक्सचेंज रेट भी हो सकता है और वो कमोडिटी की वैल्यू भी हो सकती है। सो यहाँ पे देखें, वैल्यू वैल्यू से मुराद यहाँ पे अगर आप मोस्ट कॉमनली ले लें, प्राइसेस ले लें। जो चीज़ मार्केट में फ्लक्चुएट हो रही है वो प्राइस हो रही है ना। सो आपकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है प्राइस पे। सो आपकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहे, फर्ज करें हम वन क्वांटिटी अज्यूम कर लें, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता ना। तो इस वजह से आप जो है वो प्राइसेस की बात कर रहे हैं। सो एंडिंग प्राइस माइनस बिगनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय बिगनिंग प्राइस, तो उसूल यही है। आप अगर वन और टू को कंपेयर कर रहे हैं तो टू एंडिंग है और वन बिगिनिंग हो गई ना। अगर आप फाइव और सिक्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है सिक्स एंडिंग है और फाइव जो है वो आपकी बिगिनिंग जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये टी प्लस वन फ्यूचर प्लस वन टाइम के लिए, ऑब्वियसली एंडिंग वैल्यू इसलिए हम उसको कह रहे हैं, और जो वी टी वो प्रेजेंट है। अब चूंकि हमें रिटर्न्स में बहुत सारे जो है वो, चूंकि हम फोरकास्ट में बाज़ औक़ात जो है वो डील कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें पता ही लगे कि फ्यूचर 6 डेज की हमें फोरकास्ट पता है। तो हम अगले हर 6 दिन का रिटर्न बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय V1, इसी तरह V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V2, इसी तरह V4 माइनस V3 डिवाइडेड बाय V3, एंड देन V5 माइनस V4 डिवाइडेड बाय V4, और लास्ट आपका रिटर्न आएगा V6 माइनस V5 डिवाइडेड बाय V5। तो ये आपको जो है एंडिंग माइनस बिगनिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कहा कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस 1, तब भी हमारे पास रिटर्न या रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। जी, मजीद कोई क्वेरी इसमें? बेटा अभी मैं एस पे नहीं गया, अभी मैं पहली इक्वेशन पे। ठीक, तो ये वैल्यू कमोडिटी है। सो ये जो पहली इक्वेशन है ये आपको बता रही है कि अगर आपने कमोडिटी में रिटर्न्स फाइंड आउट करने हो तो आप इस तरह से करोगे। उस रिटर्न को हम रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू भी लिख सकते हैं, जिसको हम वी डॉट कह रहे हैं। अब रिकॉल करें, परचेजिंग पावर पैरिटी का जो प्रिंसिपल था वो ये कह रहा था कि वी यानी वैल्यू इन डोमेस्टिक कंट्री विल बी इक्वलेंट टू वैल्यू इन फॉरेन कंट्री गिवन एन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे अब जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो वैल्यू या प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो हैविली इफेक्ट होती है एक्सचेंज रेट से। तो इसी वजह से ये जो एस है आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो इन दोनों वेरिएबल्स को यूज करके आप रिटर्न को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए उसने कहा कि आपके पास रेट ऑफ चेंज इन
स्पॉट रेट हो यानी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन भी आपको पता हो, और आपको वैल्यू ऑफ गुड्स इन फॉरेन कंट्री उसमें भी जो रेट ऑफ चेंज है वो पता हो, तो आप उनमें 1 प्लस करके उनको मल्टीप्लाई करें और फिर -1 कर दें, तो ये आपको रिटर्न पता चल सकता है। सो एस डॉट जैसे वी डॉट था रेट ऑफ चेंज, ये भी रेट ऑफ चेंज है। अब वी था वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का, और एस बेसिकली एक्सचेंज रेट का जो है वो रेट ऑफ चेंज है। जी, मैंने कहा फॉरेन की वैल्यूज प्राइसेस का जो चेंज है। ठीक है, आप फर्ज करें ये आप ये देखिए कि आपके पास एस जो है स्पॉट रेट, अज्यूम करते हैं कि वो आज 140 था और आपके पास कल जो है वो 142 होगा। सो इसमें रेट ऑफ चेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एस डॉट कहलाएगा। और रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा 142 डिवाइडेड बाय 141 -1। इसको हम बेहतर तौर पे यहाँ कर लेते हैं, एक्सेल में ये बेहतर तौर पे और जल्दी हो जाएगा हमारे पास। सो ये एक्सेल की शीट शेयर हो रही है ना आपसे? फर्ज करें हमने जैसे कहा 140 था, 142 हो गया। अच्छा जी, इसको हमने कहा है कि ये एस है हमारे पास, यानी स्पॉट एक्सचेंज रेट है। ठीक, ये हमारे पास डोमेस्टिक वैल्यू है और ये हमारे पास फॉरेन वैल्यू है। फर्ज करें हम इसको 20 डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। सो अज्यूम करें कि जो है वो प्राइस थी 20, फिर हो गई 21, और यहाँ प्राइस थी 1.5 और प्राइस हो गई 1.55। ठीक है, सो अब इसमें हम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। कहा था एंडिंग डिवाइडेड बाय बिगिनिंग, ऐसे था। ठीक है जी, ये आ गया। अभी हम सिर्फ एंडिंग डिवाइडेड बाय बिगिनिंग कर रहे हैं सब पे। अच्छा जी, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं बाकी दोनों पे भी। अच्छा जी, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वल टू ये -1, ऐसे था। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये एस डॉट है, ये वी स्टेरिक डॉट है, और ये आपका जो है सेंटर में ये आपका बी डॉट कहलाएगा। अब अगर आप पावर पॉइंट स्लाइड पे जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी, हमने कहा था कि आर फाइंड आउट होगा, आर फाइंड आउट होगा क्या, 1 प्लस एस। तो ये 1 प्लस एस ही है ना, ये जो हमारे पास रॉ 4 आ रहा है, ये 1 प्लस एस ही हुआ ना। एस डॉट है, इसमें 1 प्लस करूंगा तो यही वैल्यू आएगी। तो मैं कहता हूं कि इक्वल टू दिस, यानी ये, और उसने कहा था कि इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 प्लस वी स्टेरिक डॉट से। 1 प्लस वी स्टेरिक डॉट ये था हमारे पास। सो इसको हम B4 को D4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको हम -1 करेंगे इज इक्वल टू -1, एंटर, तो ये हमारे पास रिटर्न आ जाए। ठीक, सो ये आ रहा है 4.80। अब चूंकि मैंने रफ वैल्यूज ली थी, मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं ली थी, तो अब आप इसको देख सकते हैं। इसको कहा था आर बराबर होगा वी डॉट के, तो वो 5% है, और ये आ रहा है आपका 4.8%, तकरीबन बराबर है। सो आप इसको उससे रिजॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आता है? चलो,
अब रिस्क को जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे रिस्क की जो इक्वेशन की थी हमने, उसमें हम जी मुनव्वर कुछ पूछना चाह रहे हैं? वालेकुम सलाम। यार मैंने किसी को रोका थोड़ी है जानू। तो क्या हो गया, अल्लाह माफी दे आपको, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। बच्चे अपनी एहतियात करो और मज़ीद जो है वो कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से किसी को ना हो, और रेस्ट करें। अल्लाह अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। नो वरीज। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि उसमें तो थी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ना। तो जब हम ये कहते हैं कि वो एक्स बार लिया हमने, ये जो हमने एक्स बार लिया था, इसमें हम अजम्पशन ये होती है हमारी कि सम ऑफ ऑल दी एक्सेस डिवाइडेड बाय एन था। जब हम डिवाइडेड बाय एन करते हैं तो एन का मतलब यह है कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या इनके जो वेट्स हैं वो इक्वली हैं। तो यहाँ पे अजम्पशन हमारी एन से डिवाइड करने की होती इस तरह से है कि हम आम ही अज्यूम कर रहे होते हैं कि इनके वेट्स इक्वल हैं। लेकिन अगर उनके वेट्स इक्वल ना हो तो फिर हमें ये प्रोबेबिलिटी का सहारा लेना पड़ता है, तो पी आई। तो ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये बेसिकली एवरेज ही है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका एवरेज ही है, क्योंकि आप एवरेज हमेशा पास्ट रिटर्न्स का ले रहे हो। तो ये जब एक्स बार हम उसको इस वक्त लिखते हैं जब ये वेट्स इक्वल हो, जब हम कहते हैं समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। लेकिन इसको ई आर लिखते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, जब हमें बताओ कि हर एक रिटर्न के आने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो जब रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो तो हम पी आई यूज करते हैं। अब फर्ज करें मेरे पास 20% रिटर्न आने के चांसेस हैं, 50%, 25% रिटर्न आने के चांसेस हैं, 30%। तो अब ये वेट डिफरेंट हो गया। सो इस वजह से उसका जब मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज लेना चाहूँगा तो मैं सम ऑफ पी आई इंटू आर आई लूँगा, यानी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को उसके रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जितने नंबर ऑफ रिटर्न्स हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं आप उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और फिर जब उसका सम लेंगे तो ये आपके पास एक्स बार या एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। उसी का जब आपको लेना है सिग्मा स्क्वायर ऑफ रिटर्न्स, यानी वेरिएंस, ये बेसिकली वेरिएंस है। तो आपके पास देखिए हमने कहा था x माइनस एक्स बार होता है वहां पे, तो यहाँ पे हमने कहा x बार नहीं होता, एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। तो आर आई माइनस ई आर होगा, उसका स्क्वायर होगा। जब आप ये पोर्शन सॉल्व कर लेंगे तो आप जो है इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद फिर आप इसको पी आई से, यानी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको आप सम कर लोगे, तो ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर आएगा। लेकिन हमने कहा कि ये रिस्क मैयर नहीं है सिग्मा स्क्वायर। बेसिक रिस्क मैयर क्या है? सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम कह रहे हैं। तो आप इसकी ऑब्वियसली इस इक्वेशन की अगर आप रूट ले लोगे तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा। जी कोई क्यूरी किसी को?
वो जो पिछला लिखा था करें उसमें मैंने x देखें, इसको देखें बेटा, इसको इसको हम RI को बेसिकली हमने क्या लिखा है, x लिखा है, ठीक है। और जो आपका x बार था उसी को हम यहाँ पे ER कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि ER जो है वो कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल वेट्स की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि वेट्स डिफरेंट हैं, यानी हर एक की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, इस वजह से हम उसको ER कह रहे थे। टेक्निकली फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें इक्वल वेट्स थे, इसमें जो है वो वेरिएबल वेट्स हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आपने उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ले लिया, ठीक है। आप बस इतनी सी बात है। अच्छा, चूंकि यहाँ वेरिएबल मैंने x लिया था तो मैं इस ER को EX भी कह सकता हूँ ना, बेसिकली तो ये x का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना। सो वहां पे चूंकि रिटर्न्स का मैं ले रहा था, R का ले रहा था, तो इसलिए ER कह रहा था, तो यहाँ पे वेरिएबल EX हो जाएगा अगर मैं इस केस में इसको कहता हूँ। अच्छा, अब उसमें क्या करता था, n-1 से डिवाइड कर रहा था इसको, क्योंकि इक्वल वेट्स थे वहां पे। तो यहाँ पे इक्वल वेट्स नहीं है, जब मेरे पास ये वेरिएबल आ जाएगा तो मैं इसको डिवाइड कर लूंगा रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, जिसको मैं PI कह रहा हूं, ठीक है। सो वो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मैंने उसको डिवाइड कर लिया। जब ये कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम मेरे पास आ गया, तो मैं उसका सम कर लेना, तो ये मेरे पास आ जाता है सिग्मा स्क्वायर। और अगर मैं इसका रूट ले लेता हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास सिग्मा आ जाएगा। वही चीज है, यहां सिर्फ फर्क ये है कि हम n को अगर आप समझे ना, आप 1/n ले रहे हैं तो वो इक्वल वेट बन जाता है। तो यहाँ पे PI है, और आपको पता है सबकी प्रोबेबिलिटी टोटल तो 1 ही बननी है, तो 1/n को भी अगर आप जितने n हैं उनको जब आप टोटल करोगे तो आंसर 1 ही बनेगा। जब आप एवरेज लेते हैं x बार के लिए, जैसे हमने लिख रखा है, ये देखिए ना, समेशन x/n, ठीक है। सो फर्ज करें ये आपके 5 नंबर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, 1/5 करेंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब देखिए 1/5 को 5 टाइम्स ऐड करें, आंसर तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे फर्क ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, हमें फर्ज करो गिवन होगी 0.1, हमें गिवन होगी 0.2, ठीक है, 0.3 एंड सो ऑन। सो इन सबको जब मैं सम करूंगा, और फर्ज करते हैं आखिरी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.4, इन सबको मैं सम करूंगा तो ये 1 ही बनेगा। लेकिन इससे फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि हमें ज्यादा एक्यूरेट जो रिस्क मैयर है वो मिल जाता है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकली चीजों को देखें तो वेट्स कभी भी सिमिलर नहीं होते। आप पोर्टफोलियो बना लें फर्ज करें, तो पोर्टफोलियो आप कैसे बनाते हैं, इक्वल वेटेड बनाते हैं। आप किसी में 10 रुपए लगाते हैं, 20 लगाते हैं, किसी में 50 लगाते हैं। अच्छा, फिर हर इंडिविजुअल का डिफरेंट है, जिसमें आपने 10 लगाए हैं शायद किसी और ने उसमें 80 लगाए हों, तो ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो एम्पिरिकली हमारे पास एविडेंस डिफरेंट होती है, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के फंक्शंस। हम प्रोबेबिलिटी से ये साबित करना चाहते होते हैं कि हम एम्पिरिकल एविडेंस के ज्यादा करीब तर हैं एज कंपेयर टू जो हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं। कोई क्यूरी जी मजीद इसमें? ये वो कॉन्सेप्ट आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे बार बार, अगर आप गौर से इसको देखें, ठीक है। आर बार, एक्स बार बेसिकली आर बार है,
और रिटर्न्स की एवरेज ले रहे हैं तो 1/n इंटू सम ऑफ ऑल द रिटर्न्स। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, तमाम रिटर्न्स को आप जमा करेंगे, उसको n से डिवाइड करेंगे तो r बार आ जाएगा। और सिग्मा स्क्वायर उसके लिए फार्मूला तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप हिस्टोरिकल डाटा पे जब रिटर्न्स की एवरेज लेते हैं तो आप r बार फाइंड आउट करते हैं, उसमें सम ऑफ r डिवाइडेड बाय n करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको सिग्मा स्क्वायर चाहिए हो यानी वेरिएंस चाहिए हो तो आप उसको r माइनस आर बार करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, उसका सम लेते हैं और उसको आप n-1 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर आ जाता है। जब आप इसका रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाती है। इसको हम बार बार रिवाइज कर चुके हुए हैं, होपफुली इसमें कोई क्यूरी नहीं होगी। यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हम x लिखते थे, x की जगह हमने r लिखा हुआ है। यहाँ पे जहाँ भी x था वहाँ पे r आ गया। जी कोई क्यूरी? अब हम जो दूसरा मैयर है हमारा वैल्यू एट रिस्क है। So value at risk is relatively new approach to risk measurement and management. Over a given period of time with a given probability, how much money might be lost on a certain position. So आप इसको जो है वो बड़े आराम से मेजर कर सकते हैं अगर आपको टाइम होराइजन का पता हो कि आपने फ्यूचर में कितने दिन आगे जाके अपने लॉस को चेक करना है कि आपको लॉस सफ़र करना पड़ेगा और कितना सफ़र करना पड़ेगा। जब आप वैल्यू एट रिस्क मेजर करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मेजर किस करेंसी में कर रहे हैं वैल्यू एट रिस्क। आप लोकल करेंसी में वैल्यू एट रिस्क मेजर करना चाहते हैं या फॉरेन करेंसी में वैल्यू एट रिस्क मेजर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट यूनिट तो उसने ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखा है, हम अज्यूम करते हैं कि हम पाकिस्तानी रुपये में करना चाहते हैं। फिर आपको टाइम होराइजन पता होना चाहिए कि आप 1 डे वार फाइंड आउट करना चाहते हैं, 1 वीक का फाइंड आउट करना चाहते हैं या 1 मंथ का फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि जितना टाइम ज़्यादा होता जाएगा उतनी वैल्यू एट रिस्क की कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। फिर आपको अपना एक्यूरेसी लेवल पता होना चाहिए कि आप कितना एक्यूरेटली जो है वो उसको प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। ठीक, तो उसको हम स्टैट्स में सिग्निफिकेंस लेवल के साथ रिकॉल करें तो हम जानते हैं। यहाँ हम चूंकि वैल्यू एट रिस्क की बात कर रहे हैं तो इस वजह से हम इसके साथ प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपकी मार्जिन की है कि आप कितना एक मार्जिन जो है वो अपने आप को मार्जिन ऑफ एरर आपने दिया है। 1% देना चाहते हैं, 2%, 3, 4, 5। तो ये जो 1 to 5% लिखा है इसने ये मार्केट फिनोमिना है बेसिकली। सो मार्केट में मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या जो बैंक्स हैं, अगर वो वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो वो 1% से 5% के दरमियान में ड्रिफ्ट करते हैं। इससे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते वैल्यू एट रिस्क को कोट करना। अच्छा जी, अगर हम वार एनालिसिस की बात करें तो पैरामेट्रिक अप्रोच है जिसे हम एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच है और सिमुलेशन अप्रोच है। तीन जो है वो तरीकों से वैल्यू एट रिस्क का एनालिसिस किया जा सकता है। सो वार के बेनिफिट ये है कि इट्स सिंपल टू कैलकुलेट। सेकंड बड़ा बेनिफिट ये है कि इट इज सुटेबल फॉर रिस्क लिमिट सेटिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इट कैन टेक अकाउंट ऑफ कम्प्लेक्स मूवमेंट्स जो आपकी एक्सचेंज रेट में हो रही हैं।
उन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को जो है वो बड़े आराम से ये जज सकता है। नुकसान क्या है? इट कैन बी मिसलीडिंग। वैल्यू एट रिस्क जो एस्टिमेट्स हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव टू अंडरलाइंग अजम्पशंस। जो बेसिकली जो अजम्पशंस हैं आपकी, उस उससे वो बहुत सेंसिटिव है। और जो अंडरलाइंग अजम्पशंस थी वो जहन में रखिएगा। टाइम होराइजन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, अगर मैं एक इन्वेस्टर को बताता हूँ कि आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख का आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा, तो उसके पीछे अजम्पशंस क्या होंगी? फर्ज करें मैं ये एक दिन में लॉस की बात कर रहा हूँ या एक महीने में इतने लॉस की बात कर रहा हूँ, तो ये मैटर करता है। फिर जो मैंने अपनी वैल्यू एट रिस्क की कैलकुलेशंस की हैं, वो मैंने 1% से की हैं, 2% पे की हैं या 5% पे की हैं। ठीक, तो जितने ज़्यादा वो सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट रिस्क प्रोन्ड होगी, यानी उसका जो सिग्मा है वो जितना ज़्यादा होगा, उतनी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं ज़्यादा रखूँगा। और जितना उसका सिग्मा कम होगा तो नॉर्मली मैं उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी कम रखता हूँ। और वैल्यू एट रिस्क का सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर कोई अचानक या शार्प चेंज आ जाए तो इसको वो हैंडल नहीं कर सकते। सो कमिंग टू द कंक्लूजन अबाउट वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क is useful, but it should be handled with care and used in conjunction with other measures of risk. यानी इसको वाहिद मैयर के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते। इसको देखते हैं, क्योंकि ये तो जो साइट थी इसमें जो है उसने उसकी कैलकुलेशंस नहीं बताई हैं। सो अज्यूम करें ये एक्सेल शीट में मैं कुछ डाटा जो है वो एंटर कर रहा हूँ और उसको हम प्रोसेस करते हैं वैल्यू एट रिस्क फाइंड आउट करने के लिए। इवन जो रिस्क का जो पहला मैयर था उसको भी फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट करें ये मेरे पास प्राइसेस हैं किसी भी कमोडिटी की, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सचेंज रेट है PKR, चूंकि हम USD का, सो हम प्राइसेस से बेहतर है कि हम एक्सचेंज रेट को असेस कर लें प्रैक्टिकली, तो ज़्यादा अच्छा है। सो अज्यूम करें कि ये PKR USD है और ये पिछले 10 दिनों का एक्सचेंज रेट है। सो ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, लाजमी नहीं कि ये ट्रू हों, तो मैं इसलिए 10-11 वैल्यूज जब हाइपोथेटिकली पुट इन कर रहा हूँ। फर्स्ट करें एक्सचेंज रेट पहले दिन ये था, फिर ये हुआ, फिर 164 हो गया, फिर उसे जंप लगा 168 हो गया, फिर 167 हो गया, फिर 169 हो गया, फिर 170 हो गया, फिर 168 हो गया जी अगले दिन, फिर 172 हो गया, और फिर आज जो है वो 173 पे। तो फर्ज करें ये मैंने 10 प्राइसेस जब अज्यूम कर ली। सो सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैंने रिटर्न्स फाइंड आउट करने हैं। सो ये फर्ज करें ये रिटर्न्स का जो है वो कॉलम आ जाता है। तो रिटर्न्स के कॉलम में हमने रिटर्न फाइंड आउट करना है। तो रिटर्न का फॉर्मूला रिकॉल करें, क्या था? एंडिंग। सो एंडिंग, अब ये नेक्स्ट डे की प्राइस है 165 डिवाइडेड बाय बिगिनिंग, जो 166 है वो बिगिनिंग है, और इसको हमने कहा था -1 भी करना है, ऐसे ही था ना? सो इसलिए हम इसको पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि पहले वो डिवीजन का ऑपरेशन करें और फिर -1 करें, तो ये मेरे पास रिटर्न्स आ जाएंगे। सो ये देखिए नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। नेगेटिव क्यों है? देखिए बिगिनिंग प्राइस थी 166 और एंडिंग प्राइस है 165, तो इसका मतलब है लॉस तो हुआ, इस वजह से वो लॉस होगा। सो अगर एंडिंग प्राइस नीचे होगी बिगिनिंग से, तो आपका रिटर्न नेगेटिव है, और अगर एंडिंग प्राइस हायर होगी बिगिनिंग से तो आपका रिटर्न पॉजिटिव है। ये आखिरी रिटर्न जो है वो आपका कैलकुलेट
कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए आपका फार्मूला है H11/H10। सो यहाँ पे 173 के आगे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे 12 होना जरूरी है, इसकी एंडिंग वैल्यू नहीं है। शुक्र है, तो आपके पास रिटर्न्स आ गए। अगला काम क्या होता है, हमने कहा था इनकी एवरेज लेनी है, ठीक। सो इसकी हम एवरेज ले सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूला देते हैं जी, एवरेज, और हम इसको कहते हैं इन सब की एवरेज ले ले। एंटर हो गया जी, इन सब की एवरेज ले ली है उसने, तो ये मेरे पास x बार आ गया। तो यहाँ पे चूंकि रिटर्न्स हैं तो मैं इसको r बार कह सकता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको लिख रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एब्रिवेशन सर्च करने में ज़्यादा खपता रहूँगा। तो ये r बार यानी जिसको हम एवरेज कह रहे थे वो हमने फाइंड आउट कर लिया। हमने रिस्क के लिए कहा था कि जो हमारे पास रिटर्न्स हैं उसमें से हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करना है। सो आर बार को मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न भी तो कह सकता हूँ ना, ई आर। ठीक है। सो अब ये आर माइनस ई आर जो है वो करना है मैंने, तो मैं अब क्या करूंगा, ये माइनस ये वैल्यू। सो यानी पहला रिटर्न माइनस उसका एवरेज रिटर्न, तो ये मेरे पास आ जाएगा I12 का। लेकिन चूंकि मैं जो ई आर बार है या जो आर बार है एवरेज रिटर्न जो है मेरा, वो मैं लॉक करना है उस सेल को, तो मैं डॉलर साइन यूज कर लेता हूँ, और अब इस फार्मूला को मैं अप्लाई करता हूँ इन सब पे, तो ये सब का ई आर बार जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 173 के आगे वाला जितना भी होगा मैं क्लियर कर लूंगा। अगला जो है वो आपका पोर्शन क्या है, अगला पोर्शन ये आपको कहता है कि ये है आर माइनस ई आर और इसका स्क्वायर लेना है हमने। तो हम इसको 2 को सुपरस्क्रिप्ट में ले जाते हैं, ठीक। तो ये हमने आर माइनस ई आर बार का ई आर का बेसिकली स्क्वायर लेना। तो वो स्क्वायर कैसे लेंगे हम, पिछले जो वैल्यू है इसके, पिछली वैल्यू जो है उसका हमने स्क्वायर ले लेना। तो स्क्वायर के लिए हमारे पास साइन होता है ये वाला और 2 एंटर, तो उसका ये स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक हो गया, सबके स्क्वायर आ गए। सो अगला काम क्या है हमारे पास, हम इसका सम लेते हैं। सो सम को जो हमारे पास अब आर माइनस ई आर स्क्वायर आ गया, उसका सम आ गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, इसको n माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे n क्या है? 9 कहाँ से गिन रहे हो? n 9 है, n 10 है। देखें, जितनी आपने रिटर्न्स कैलकुलेट किए आपने उनको उसके नंबर को देखना है, क्योंकि आपने सारी प्रोसेसिंग रिटर्न्स पे की है, ठीक।
तो अब आप इसको 9 - 1 करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे 8 से डिवाइड करूँ, ये 8 से डिवाइड करूंगा, अच्छा सॉरी, हाँ तो ये हमारे पास आ गया है सिग्मा। उमर सफर में हो क्या? माइक ही बंद कर दो अपना यार। सो ये वेरिएंस आ गया। तो वेरिएंस तो हमने कहा था रिस्क मेजर नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क मेजर है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आती थी? हम स्क्वायर रूट लेते थे वेरिएंस का, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाती थी। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, इसको परसेंटेज में बनाया अगर, सॉरी, तो ये आपके पास 1.3341% आ जाएगा। जी जी मैं कर रहा हूँ। सो 1.3341% जो है ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन यानी रिस्क आ गया। किस में? PKR US डॉलर में। ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब हमने वैल्यू एट रिस्क लेना है। सो वैल्यू एट रिस्क का फार्मूला उसने नहीं लिखा। वैल्यू एट रिस्क का फार्मूला बहुत आसान है, मैं यहाँ पे आपको जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ। वैल्यू एट रिस्क जो है फार्मूला है उसका एक्स बार, अच्छा एक्स बार को मैं ER लिख रहा हूँ ताकि जो है वो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो एक्स बार प्लस माइनस, ये दोनों होंगे प्लस माइनस, यानी जो वैल्यू एट रिस्क है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताता है और मैक्सिमम लॉस भी बताता है। तो एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा, अब यहाँ पे अल्फा नहीं है, मैं इसको इसलिए जी अल्फा लिख लेता हूँ। और जी अल्फा को मल्टीप्लाई करना है हमने आपके सिग्मा से, तो मैं यहाँ पे सिग्मा लिख देता हूँ, ठीक। जी अल्फा स्टैरिक, स्टैरिक बेसिकली सिग्मा है, ठीक है। मैं इसको, हम वापस आते हैं इसमें, और इसमें जो है वो आपको इक्वेशन जो है वो लिख देता हूँ ताकि ये आसानी हो जाए। सो वैल्यू एट रिस्क हमने कहा था उसका फार्मूला ये बनेगा एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा के साथ, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू एट रिस्क का फार्मूला बन जाता है। अब इससे बेसिकली आपको वैल्यू एट रिस्क परसेंटेज मिलती है, वैल्यू एट रिस्क परसेंटेज मिलती है। इस परसेंटेज को हम अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू एट रिस्क बेसिकली पता लगता है। तो इसका मतलब है ये VAR को फाइंड आउट करने का बेसिक तरीका ये है कि हम पहले वैल्यू एट रिस्क परसेंटेज फाइंड आउट करें। तो हमने ये वैल्यू एट रिस्क परसेंटेज फाइंड आउट करनी है एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा से, और फिर हमने वैल्यू एट रिस्क परसेंटेज को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है हमारी इन्वेस्टमेंट से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी, तो उसको मैं I0 लिखा हूँ, ठीक है।
सो ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन जी? ओके, हम वापस चलते हैं एक्सेल में। सो अब ये देखिए, हमने कहा इसका फॉर्मूला ये है, तो ई आर हमारे पास ये है। एक दफा हम प्लस करेंगे तो मैं इसको लिखता हूं वार परसेंटेज और इसके साथ मैं ये लिख देता हूं प्लस वाला, ताकि मुझे पता हो कि ये प्लस वाला है। सो इसमें हमने कहा था कि इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारा I-12 में, इसको हम पहले प्लस कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। आगे है हमारे पास दो टर्म्स। सो एक है सिग्मा, सिग्मा बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसलिए सिग्मा, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने जी अल्फा बाय 2 से। अब जी अल्फा बाय 2 यहाँ पे मैं इसको कॉलम को क्लिक कर देता हूँ ताकि हमें इस फॉर्मूला को तो हम कंप्यूट करें, कंक्लूड कर लें। N16 जो है वो उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। N16 में हम वार परसेंटेज प्लस की वैल्यू की बात करते हैं। फिर हम अगर हम देखें तो अब मुझे चाहिए था वार परसेंटेज माइनस नेगेटिव वाला चाहिए था, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस इक्वल टू, यहाँ लिखना था इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस ब्रैकेट, और हमारे पास था सिग्मा ये, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, जो था हमारे पास N16। इसको क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। अब हम बात करते हैं जी अल्फा बाय 2 पे। सो जी अल्फा बाय 2 बेसिकली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें अपना सैंपल साइज भी पता है, तो हमारा सैंपल साइज कितना है, 9। हमें अपनी जो इनिशियल गेस वर्क होगा कि हमने वैल्यू एड्रेस कैलकुलेट किस पे करना है, 1% पे करना है, 2% पे करना है, 3% पे करना है, 4% पे, 5% पे। तो अगर 5% पे करना हो तो मैं ये 5% पे जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यूज हैं मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ। अगर सैंपल साइज के साथ लिखूं तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होंगी। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल इसलिए उनको कह रहा हूँ कि ये लार्जर सैंपल के लिए। सो इसकी वैल्यू होती है 5% पे 1.96, 1% पे इसकी वैल्यू होती है 2.54, 10% पे इसकी वैल्यू थी 1.64 एंड सो ऑन। सो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप टेबल को देखेंगे तो एक साइड पे सैंपल होता है आपका और दूसरी साइड पे आपका सिग्निफिकेंस लेवल होता है। आप उसको मैच करते हैं और आपको उसका जी अल्फा बाय 2 मिल जाता है। तो ये टू टेल्ड टेस्ट में, टू टेल्ड सैंपल में आप इसको लोकेट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। सो अभी हम यहाँ पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास था, फर्ज करें 5%, तो मैं 5% को अज्यूम करता हूँ कि वो यहाँ आ गया। सो ये N12 अब हमारे पास आ गया 1.96, यहाँ हमने अच्छा N16 पे रखा था, सॉरी, तो हम इसको रॉ 16 मिल रहा है। अभी भी नीचे चला गया है एक रॉ, हम इसको यहाँ ले, तो ये देखिए 1.96 जो है वो यहाँ पे जो ही आया तो उसको उसने रिजॉल्व नहीं किया। वजह पहले प्लस है फिर माइनस है। अच्छा जी, इसको दोबारा जो है वो हम देते हैं ये वैल्यू 1.96 की,
और इसे कहते हैं सॉल्व कर। तो ये हमारे पास आ गया जी। रेफरेंस को हम जो एरर आ रहा है उसको हम दोबारा उसकी वैल्यू देते हैं और ये हमारे पास आ गया। सब इसका मतलब ये है कि मेरे पास लॉस के चांसेस क्या हैं और प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं। सो इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे PKR USD पे अगले एक दिन में वो हो सकता है 3.0827% और मैक्सिमम लॉस मुझे PKR USD पे अगले एक दिन में 2.1470% हो सकता है। तो अब अगर मैं इसको बार जो है वो वैल्यू बनाना चाहूँ और अज्यूम ये करूँ कि मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आई अज्यूम ये करते हैं कि मेरी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख है। ज्यादा हो गया 10, 5 लाख है जी। तो अब मैं वैल्यू एट रिस्क फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो वैल्यू एट रिस्क बेसिकली डाउन साइड रिस्क होता है। तो मैं 5 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव नंबर के साथ माइनस वाले वैल्यू एट रिस्क से, तो मुझे ये पता लगेगा कि इस 5 लाख पे मैं मैक्सिमम लॉस कर सकता हूँ 10,735.176 और मैक्सिमम प्रॉफिट मैं कितना कमा सकता हूँ। मैं इसी 5 लाख को फिर मल्टीप्लाई करूंगा प्लस वाले से, मुझे पता लगेगा कि मैं 15,413 रुपए एक दिन में कमा सकता हूँ 5 लाख को। जी यहाँ तक कोई क्वेरी किसी को? है कोई क्वेरी जी? गुड। जी ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इस पे हम काफ़ी दफ़ा पहले बात कर चुके हुए हैं। ये इंडिविजुअल का रिस्क एपिटाइट है, वो कितना एक रिस्क लेना चाहता है, उसके पास इतने पैसे हैं या नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक हो गया? चलो अच्छा जी, अब चलते हैं एक्सपोजर की तरफ। So exposure is a basically risk measure. Risk measures the probability and magnitude of deviation from some expected outcome, whereas exposure is a measure of the sensitivity of what is risk to the source of risk. ठीक, तो यहाँ पे हमने हमने पहले भी कहा था कि एक्सपोजर जो है वो उसके मैग्नीट्यूड को बहुत ज़्यादा जो है वो डिटरमिन करने में हेल्प करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक्सपोजर क्या है? इज अ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू of FX items to changes in the exchange rate। ये जो फॉरेन एक्सचेंज आइटम्स में, अच्छा सॉरी मैंने फिर वो शेयर चेंज नहीं किया। अब आ गई जी स्लाइड्स? चले ठीक हो गई।
अच्छा, तो हम एफएक्स एक्सपोजर की बात कर रहे थे। जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर बेसिकली जो है वो बताता है कि जो फॉरेक्स रिस्क जो की वजह से जो एक्सपोजर होता है, इट्स बेसिकली मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स आइटम्स टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आने की वजह से डोमेस्टिक जो वैल्यूज हैं कमोडिटीज की और करेंसी की, वो चेंज होती हैं या नहीं होती, अगर होती हैं तो कितना होती है। समटाइम्स इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट एट रिस्क। सो वो था परसेंटेज रिस्क, तो ये जो है वो आपका अमाउंट एट रिस्क कहलाता है। सो यहाँ पे इसको मेजर करते हैं बेसिकली बीटा से। सो अगर आप ये कहते हैं कि वैल्यू चेंज इन वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन स्पॉट रेट्स गिवन अ बीटा, तो ये रिस्क मेजर जो है वो बीटा रिस्क मेजर जो है इसको हम एक्सपोजर कहते हैं। और बेसिकली बीटा इज द स्लोप ऑफ द एक्सपोजर। बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बीटा पॉजिटिव होता है एसेट्स के लिए और नेगेटिव होता है लायबिलिटीज के लिए। फिर कॉन्सेप्ट है लॉन्ग एक्सपोजर का और शॉर्ट एक्सपोजर का। तो लॉन्ग एक्सपोजर बेसिकली टाइम पीरियड वाला लॉन्ग नहीं है, जैसे हमने फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में पढ़ा था। यहाँ पे एसेट्स के एक्सपोजर को हम लॉन्ग एक्सपोजर कहते हैं, और जो लायबिलिटीज का एक्सपोजर है वो शॉर्ट एक्सपोजर कहलाता है। फिर कंबाइंड एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट है, a combined exposure arises from a firm that holds foreign assets as well as foreign liabilities. So foreign assets भी हो, उसकी foreign liabilities भी हो, तो ये वो उनको उनके जो एक्सपोजर को मेजर करते हैं हम, तो उसको हम कंबाइंड एक्सपोजर कहलाते हैं। जो रिस्क था और एक्सपोजर का रिलेशनशिप था, उसको अगर हम देखें तो रिस्क मेजर हो रहा था हमारा सिग्मा से। तो अगर हम वेरिएशन इन वैल्यूज देखें, चेंज इन वैल्यूज में अगर वेरिएशन देखें तो वो बराबर होगा चेंज इन वैल्यूज वेरिएशन इन चेंज इन स्पॉट प्राइसेस और गिवन बीटा स्क्वायर। तो बेसिकली ये तीनों मेजर जो है वो अब स्क्वायर्ड हैं। इसलिए हमने पढ़ा था कि v डॉट यानी चेंज इन वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट गिवन अ बीटा, वहाँ पे बीटा था। तो जब हम सिग्मा स्क्वायर की बात करते हैं तो ये वैल्यू में सिग्मा स्क्वायर और स्पॉट रेट में जो सिग्मा स्क्वायर है वो इक्वल होंगे गिवन बीटा स्क्वायर जब उनके दरमियान एज अ रिस्क एक्सपोजर एग्जिस्ट करता हो। तो ये आप उसके रिलेशनशिप को बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बी डॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर एस डॉट। फिर बहुत से कंट्रीज जो है वो मल्टीपल एक्सपोजर देख रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेड है वो यूएस डॉलर्स में हो रही है, तो इसलिए हम जो है वो वन करेंसी में हम एक्सपोज हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो मोर देन वन, जैसे मल्टीनेशनल्स हैं, बहुत सी जगहों पे जो है वो ट्रेड कर रही होती है, तो उन्हें मल्टीपल एक्सपोजर का सामना करना पड़ता है। फिर ये भी हो सकता है कि मैं एज ए डोमेस्टिक कंपनी बहुत सारे कंट्रीज में अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो फिर मेरा एक्सपोजर भी मल्टीपल होगा, क्योंकि एक करेंसी से ज़्यादा जो है वो मैं उसमें डील कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यूरोप से ट्रांजैक्शंस में मुझे यूरोस मिल रहे हैं, यूएसए से ट्रांजैक्शन में मुझे यूएस डॉलर्स मिल रहे हैं, यूके से ट्रांजैक्शन में मुझे ब्रिटिश पाउंड मिल रहे हैं एंड सो ऑन। तो मुझे मल्टीपल एक्सपोजर्स फेस करने पड़ेंगे। जब मल्टीपल एक्सपोजर होंगे तो इसका मतलब मुझे मल्टीपल बीटास भी फेस करने पड़ेंगे। सो उसकी इक्वेशन जो है वो बी डॉट की बहुत सिंपल है इस केस में।
कहता है कि बी नॉट पे डिपेंडेंट है, बी नॉट बेसिकली कांस्टेंट फैक्टर है, बी वन होगा, वो होगा पहले एक्सचेंज रेट का, देखिए एक्स नॉट ओवर एक्स वन, यानी इनमें एस डॉट हमने फाइंड आउट करना है, फिर एक्स एन तक हमने फाइंड आउट करना। सो यहाँ पे वन से लेके एन तक, यहाँ पे ये डोमेस्टिक करेंसी है और जो एक्स वन है ये फॉरेन करेंसी है, और यहाँ पे देखिए ये एक्स एन ये भी फॉरेन करेंसी है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक्स वन से डिफरेंट है और हमें बी एन तक जो है वो फैक्टर्स फेस करने पड़ेंगे। तो हमारा जो वी डॉट है विल नॉट फंक्शन ऑफ सिंगल एक्सचेंज रेट, फिर वो मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स का फंक्शन बन जाएगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के एक्सचेंज रेट्स में हम बात कर लेते हैं। वोलेटिलिटी बेसिकली हमने पहले कहा था स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर होती है, ये वही फैक्टर दोबारा रिवाइज कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर जो है, जो वोलेटिलिटी है वो बहुत कम है। फिर एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की हमने बात की थी, हमने कहा था एक्सपोजर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है और इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कब पैदा होता है? इट राइजेस इफ पेएबल्स एंड रिसीवेबल्स आर डोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसीज। सो अगर कंपनी के पेएबल्स और रिसीवेबल्स ज्यादातर फॉरेन करेंसीज में है तो फिर आप ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फेस करेंगे, यानी हर ट्रांजैक्शन पे एक्सचेंज रेट डिफरेंट होगा, उसकी वजह से आपका जो रिस्क का लेवल है वो डिफरेंट होगा। हैंड पे डिजिटल ठीक है, ब्रेक साइड से चल गया। This one is basically cash flow exposure associated with trade and capital flows. So आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग जो है वो मल्टीपल कंट्रीज के साथ मल्टीपल करेंसीज में हो रही है, और आपके जो रिसीवेबल्स और पेबल्स हैं वो कंसिस्टेंटली फॉरेन करेंसी में जो है वो राइज हो रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर आपको फेस करना पड़ेगा वो कैश फ्लो में आपको एक्सपोजर फेस करना पड़ेगा। फिर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की एग्जांपल्स की बात करें, फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटीज दैट आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट। सो जो बैलेंस शीट पे रिकॉर्डेड हैं ऑब्वियसली एसेट्स या लायबिलिटीज, सो उनकी वजह से आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फेस करना पड़ेगा। आप उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। उस वक्त एक्सचेंज रेट क्या था, आप उसको डोमेस्टिक करेंसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं या फॉरेन करेंसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फेस करने पे मजबूर करेंगी। इसी तरह ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विच इन्वॉल्व्स अ फ्यूचर फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, अभी तो नहीं है आपका, लेकिन फ्यूचर में जो है वो फॉरेन करेंसी इनफ्लो या आउटफ्लो होने वाला है कैश में आपको, तो उसकी वजह से आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फेस करना पड़ेगा। फिर कॉन्सेप्ट है वोलेटिलिटी का और कोरिलेशन का। तो वोलेटिलिटी तो हमने कहा कि वो स्टैंडर्ड डिविएशन है, रिस्क मेजर है। तो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट ये आया कि इंडिविजुअली जो है वो बहुत सारी जो करेंसीज हैं ऑपरेट करते हुए वो रिस्क तो शो कर रही होती हैं, लेकिन जब आप मल्टीपल करेंसीज में इन्वॉल्व होते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होता है इन डिफरेंट करेंसीज, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारा और रिस्क जो है वो
ओके जी, हम बात कर रहे थे वोलेटिलिटी और कोरिलेशन का। तो हम बात ये कर रहे थे कि जब हम इंडिविजुअली किसी भी करेंसी को वैल्यूएट कर रहे होते हैं तो उसका इंडिविजुअल तो रिस्क था, जैसे हमने अभी एक्सेल शीट में देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमें फाइंड आउट होती है, उसमें इन्वेस्ट करने वाले को वैल्यूएट रिस्क कितना मिलेगा उस एक पर्टिकुलर करेंसी में। पास्ट 10 डेज की ऑब्जर्वेशन पे हमने देखा तो वो वैल्यूएट रिस्क था। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ करेंसीज होती तो आपको ये पता है कि उसका इंडिविजुअल रिस्क तो होता ही है, लेकिन बाज़-औक़ात जब पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा एसेट्स जब आते हैं या इस केस में एक से ज़्यादा करेंसी जब आएंगी तो क्या एक का दूसरी करेंसी पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता, एक की फ्लक्चुएशन दूसरे को अफेक्ट करती है या नहीं करती। तो ये चीज़ हम मेजर कर सकते हैं कोरिलेशन से। So exposure to a currency that fluctuates sharply is more of a source of concern. Obviously जो sharp fluctuation है वो volatility को rise करती है, और दूसरा important factor है कि उनकी जो correlations हैं exchange rates की वो अपना रोल प्ले करती हैं, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। So economic exposure है जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप थी। So economic exposure क्या है? Changes in exchange rates affect the firm's non-contractual or unplanned cash flows. पिछला जो हमारे पास था ट्रांजैक्शन एक्सपोजर वो कैश फ्लो बेस्ड था। अब इकोनॉमिक एक्सपोजर आपको उस वक्त फेस करना पड़ेगा जब अनप्लैंड आपके कोई कैश फ्लोज हो जाए, यानी एक तो सिचुएशन अनसर्टन है क्योंकि अनप्लैंड आप एक्टिविटी कर रहे हैं, और आप अनप्लैंड एक्टिविटी हमेशा उस वक्त करते हैं जब आप को इंतहाई मजबूरी पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से तो दोनों एलिमेंट्स आपको सर्टनली फेस करना पड़ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि मैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करने लगा हूं, तो आप उसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप को जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर था उससे आप अपने आप को बचा सकते थे। लेकिन आपको अचानक अगर कहीं पे पैसे भिजवाने पड़े या कहीं से आपको मिले तो उसके लिए आपके पास आपने प्लानिंग नहीं की होती, उसकी वजह से आपको इकोनॉमिक एक्सपोजर फेस करना पड़ता है। इट बेसिकली रेफर्स टू फ्यूचर चेंजेस इन अर्निंग पावर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। सो आपकी जो फ्यूचर की अर्निंग पावर है वो कम या ज्यादा हो सकती है, दोनों हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है या एक्सचेंज रेट कम हो रहा है। आपका जो इकोनॉमिक एक्सपोजर है वो उसके लिए मेजरमेंट के लिए वो कह रहा है कि इट कैन नॉट बी इन जनरल मेजर्ड एक्यूरेटली इन एडवांस, but it can be estimated from a regression equation relating to changes in cash flows with respect to changes in exchange rates. So इसके लिए हम कोई इकोनोमेट्रिक मॉडल या इक्वेशन जो है वो लीनियर या मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम इसको किसी हद तक फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास नहीं है और ना हम इसको एडवांस में मेजर कर सकते। तीसरी टाइप ऑफ एक्सपोजर हमने डिस्कस की थी ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इसको हम अकाउंटिंग एक्सपोजर भी कहते हैं। ट्रांसलेशन एक्सपोजर अराइजेस फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स, लायबिलिटीज, नेट इनकम एंड अदर आइटम्स। सो जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो हम तमाम एसेट्स को जो पूरी दुनिया में है उसको हम एक करेंसी में जब उसकी वैल्यूज कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमें ट्रांसलेशन एक्सपोजर मिलता है। किस टाइम पे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। उस वक्त करेंसीज की जो वैल्यूज हैं या जो उनके एक्सचेंज रेट्स हैं वो पीक पे हैं या बॉटम पे है, तो उसकी वजह से आपके ओवरऑल एसेट्स, लायबिलिटीज या जो इनकम है वो ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो सकती है। जैसे अभी हमने कहा कि कन्वर्जन से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस।
सवाल ये पैदा होता है कि आप ट्रांसलेशन जब कर रहे होते हैं एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, तो आपने एक्सचेंज रेट कौन से लेते हैं? आपने क्लोजिंग रेट लेने, क्लोजिंग रेट से मुराद ये करंट रेट लेने, या जिस वक्त ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुई थी उस वक्त के रेट्स लेने, या आपने पूरे साल के एवरेज रेट लेने, ये मैटर करता है। तो इसलिए उसने ट्रांसलेशन रेट्स में कहा है कि हम करंट रेट ले सकते हैं, एवरेज रेट ले सकते हैं, और हिस्टोरिकल यानी जो प्रीवियस रेट्स हैं वो ले सकते हैं। अब ट्रांसलेशन मेथड्स भी उसी रेट्स के हिसाब से फिर आ जाते हैं, करंट या नॉन करंट मेथड्स, क्लोजिंग रेट मेथड, फिर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मेथड भी। हम उसको मोनेटाइज करते हैं, यानी वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर टेम्पोरल मेथड का एक कॉन्सेप्ट। अब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ट्रांसलेशन के, डिफरेंट जो अकाउंटिंग एसोसिएशंस हैं उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं, उसमें ट्रांसलेशन एक्सपोजर जो है वो बैलेंस शीट आइटम्स का हमेशा क्लोजिंग रेट्स पे किया जाता है। जो ट्रांजैक्शन गेन्स एंड लॉसेस हैं इनकम स्टेटमेंट में, वो हमेशा वो चूंकि उसी साल की ट्रांजैक्शंस की वजह से हो रहे होते हैं, तो इस वजह से उनको इनकम स्टेटमेंट में ट्रीट किया जाता है। वो जो ऊपर ट्रांसलेशन करने से आपको गेन्स या लॉसेस हो रहे थे, उनको भी आप इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे। जो नॉन ट्रांजैक्शन गेन्स एंड लॉसेस हैं, वो आप रिजर्व्स में चेंजेस से शो करेंगे। यानी जो ट्रांजैक्शंस की वजह से आपको गेन्स एंड लॉसेस नहीं हो रहे, उनको आप रिजर्व्स में शो करेंगे। और जो ट्रांजैक्शन गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम अ हेज, यानी हेजिंग एक्टिविटी से, यानी कोई फॉरवर्ड एग्रीमेंट आपने परचेज कर लिया था, या फ्यूचर्स किया था, या ऑप्शंस परचेज किया था, दे आर अकाउंटेड बाय मूवमेंट्स इन रिजर्व्स, और दे आर रिपोर्टेड ऑन इनकम स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि जो हेजिंग से आपको अगर कोई प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं, तो उसको आप दो जगहों पे उसका फैक्ट शो कर सकते हैं। आप रिजर्व्स में उसका फैक्ट शो कर सकते हैं, और दूसरा इनकम स्टेटमेंट में उसका फैक्ट जो है वो शो कर सकते हैं। Okay जी, that's it for today. If you have any queries, you can ask please.